नमस्कार, मैं बजरंग सिंह चारण आर्य एजुएफ सीकर से। आज के इस बिंदु में हमारी चर्चा का विषय रहेगा मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो मुगल साम्राज्य भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि अभी तक हमने सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन किया था। तो ये मुगल काल का पहला टॉपिक होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि तैमूर के आक्रमण के पश्चात दिल्ली सल्तनत का जो वजूद था वो खतरे में पड़ा। उसके बाद में कुछ समय के लिए तुगलकों ने, फिर सैयदों ने और लोदियों ने एक तरह से कोशिश जरूर की वजूद को बनाए रखने की, किंतु धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत का प्रभाव क्षेत्र केवल दिल्ली के इर्द गिर्द ही सीमित होकर रह गया। सिकंदर लोदी की मौत के पश्चात उसके पुत्रों में और उसके सरदारों में आपसी झगड़े होते हैं। उसी स्थिति का फायदा उठाकर बाबर भारत की तरफ बढ़ता है और 1526 में पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध में वो लोदियों को पराजित करने में सफल हो जाता है और एक तरह से उसने दिल्ली के ऊपर एक नए राजवंश की स्थापना कर दी और इसी को इतिहास में हम मुगल राजवंश के नाम से पढ़ते हैं। अब कुछ स्वाभाविक प्रश्न उठते हैं कि आखिर ये मुगल कौन थे, कहाँ से आए और भारतीय राजनीति में इनकी क्या भूमिका रही। तो हम शुरू करें तो देखेंगे कि मुगलों का मूल स्थान कि कहाँ से आए थे मुगल। तो मूल रूप से ये मध्य एशिया के आधुनिक उज़्बेकिस्तान से आए हैं। आधुनिक जो उज़्बेकिस्तान है उसी इलाके के अंदर फरगना घाटी है। यहीं पे भारत के ऊपर एक नवीन साम्राज्य की स्थापना करने वाले बाबर के परिजनों का आवास हुआ करता था और ये फरगना एक तरह से बाबर के पूर्वज तैमूर की राजधानी रहा है। मुगल साम्राज्य की स्थापना के पूर्व मध्य एशिया की राजनीति में मुगलों की क्या भूमिका थी, कैसे उन्हें मध्य एशिया से खदेड़ा गया, इन तमाम बिंदुओं के ऊपर यहाँ हम चर्चा करेंगे। तो मुगलों का मूल जो उद्गम स्थान है वो आधुनिक उज़्बेकिस्तान का इलाका है। पूर्व सोवियत संघ के महत्वपूर्ण गणराज्यों में हुआ करता था। कौन सा? उज़्बेकिस्तान। और यहाँ के जो परगना वैली है इसी क्षेत्र के अंदर तैमूर ने अपनी सत्ता का केंद्र स्थापित किया था। इस देश का नाम अज़्बेक प्रजाति के आधार पर उज़्बेकिस्तान पड़ा है और मूल रूप से ये जो उज़्बेक लोग थे ये भी तुर्कों के समान यानी बाबर के कुनबे के समान एक घुमक्कड़ प्रजाति थी। और इन्होंने अपना नाम उज़्बेक क्यों रखा, इसके पीछे ये धारणा है कि ओज़बेक खान था ना, ओज़बेक खान, ये भी एक बड़ा विजेता हुआ और इसी ओज़बेक खान के नाम पर इसके जो अनुयायी थे वो अपने आप को उज़्बेक कहते थे। और ये जो ओज़बेक खान था इसने गोल्डन हॉर्ड के इलाके के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया। और ये जो गोल्डन हॉर्ड का इलाका है इसमें साइबेरिया व मध्य एशिया से लेके पूर्वी यूरोप के कुछ हिस्से, पश्चिम में आप देखेंगे कि कराल से लेके डैन्यूब नदी तथा दक्षिण में काला सागर से कैस्पियन सागर तक का इलाका फैला हुआ था। तो ये इलाका मूल रूप से उज़्बेकों के प्रभाव क्षेत्र में रहा। कालांतर में फिर उनसे भी ये छिनता चला गया। ये उज़्बेक थे कौन? चूंकि थे एक तरह से घुमक्कड़ जनजाति के लोग ही, किंतु ये उज़्बेक शब्द प्राय उन लोगों के लिए या उन बाद में ये भी मुस्लिम इस्लाम को स्वीकार कर लिया तो प्राय उन लोगों के लिए इस शब्द का प्रयोग करते थे, उन मुसलमानों के लिए जो समनवादी बौद्ध और तुर्क जनजाति के कड़े विरोधी थे। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये सामंतवादी बौद्ध कौन थे, क्योंकि इस इलाके के अंदर आप देखेंगे कि इस्लाम के प्रभाव या उदय से पहले बौद्धों का प्रभाव था। और ये जो सामंतवादी बौद्ध होते थे वो एक तरह से झाड़ फूंक करने वाले ओझाओं की तरह से हुआ करते थे, या जैसे वो जादूगिरी का खेल दिखाते हैं ना, इस तरह के
ये बौद्ध होते थे जिनको समनवादी बौद्ध कहते थे, उज़्बेक इनका भी उतना ही विरोध करते थे जितना कि तुर्कों का विरोध करते थे। और उज़्बेकों का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ कौन? सेबानी खां। उसने बाबर की स्थिति को मध्य एशिया में बिल्कुल कमजोर बना दिया, और यूं कह सकते हैं कि तैमूर के वंशजों को एक तरह से मध्य एशिया की राजनीति से उज़्बेकों ने, पहले सैबानी खान ने, फिर उसके भतीजे अब्दुल्ला खां उज़्बेक ने खदेड़ दिया, बाहर सा कर दिया। और जिस समय सोवियत संघ का दौर हुआ करता था, उस समय यह उज़्बेकिस्तान सोवियत संघ का एक महत्वपूर्ण गणराज्य था, जो अपने खनिज तेल की संपदा के लिए प्रसिद्ध था। और आधुनिक समय में भी इसकी गिनती अपने खनिज तेल संसाधनों के कारण महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारतीय राजनीति में इसकी, उज्बेकिस्तान की पहचान एक और भी है कि 1965 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, जिसमें भारत विजेता रहा था, और उसके पश्चात जो संधि हुई थी वो उज्बेकिस्तान की राजधानी थी क्या, ताशकंद, वहीं पे हुई थी। और भारत के प्रधानमंत्री थे कौन? श्रीलाल बहादुर शास्त्री। उनका देहांत भी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ है। तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक उज्बेकिस्तान का महत्वपूर्ण स्थान भारतीय राजनीति में रहा है। ये इस इलाके की एक विशेषता और देखिए, आज भी यहाँ पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बहुत पसंद किया जाता है। सोवियत गणराज्यों में सबसे ज़्यादा हिंदी फिल्में और हिंदी गीत अगर कहीं सुने जाते हैं तो वो उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान में आज भी हिंदी सिनेमा का बहुत क्रेज माना जाता है। तो ये वो इलाका हो गया जिसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे। तो आपका स्वाभाविक ध्यान इस चीज़ के ऊपर रहना चाहिए कि बाबर का मूल उद्गम स्थान कहाँ से है। तो बाबर मूलतः उज्बेकिस्तान के परगना वैली का रहने वाला था। और इस इलाके को उज्बेकिस्तान क्यों कहते हैं? तो उज्बेक खान के कारण इस इलाके का नाम उज्बेकिस्तान पड़ा है। कौन थे ये उज्बेक? पहले ये एक जनजातीय परिदृश्य के ही लोग थे, बाबर के समान ही। कालांतर में इन्होंने भी इस्लाम स्वीकार कर लिया, और इनके दो बड़े नेता हुए, एक सैबानी खां और एक अब्दुल्ला खां उज़्बेक। इन दोनों चाचा भतीजों ने तैमूरियों की स्थिति को मध्य एशिया में डामाडोल किया, जिसकी परिणति ये हुई कि अंत में फिर बाबर और उसके कुनबे को सदा सदा के लिए अपने मूल उद्गम स्थान को छोड़कर आजकल के अफगानिस्तान के काबुल क्षेत्र के अंदर शरण लेनी पड़ी। यहीं से फिर वो एक तरह से भारत विजय के सपने देखता है। अब उज्बेकिस्तान की भौगोलिक पृष्ठभूमि के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि आधुनिक माफ कीजिए, पूर्व में जो सोवियत संघ था उसका महत्वपूर्ण गणराज्य था, और आधुनिक समय में भी ये सोवियत संघ से विकसित हुए गणराज्य हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण गणराज्य माना जाता है। ताशकंद इसकी राजधानी रही है। जैसा हम कहते हैं कि मुगल साम्राज्य, और वहाँ एक विशेष स्थिति पैदा होती है कि मुगल शासकों ने अपने इतिवृत्तों में कहीं पर भी अपने लिए मुगल शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि वो अपने आप को खानदान तैमूरी अब कहने में प्रसिद्ध रहे, या अपने आप को तैमूर का वंशज कहने में प्रसिद्धि का या गौरवान्वित होने को अनुभूतित करते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि ये आखिर फिर इनको मुगल क्यों कहते हैं? ये राजवंश है, इसको क्या हम मुगल राजवंश कहें वो सही है? जबकि खुद इन्होंने अपने इतिवृत्तों में, इतिवृत्त यानी इतिहास ग्रंथों में, कहीं पर भी अपने आप को इन्होंने मुगल नहीं कहा, बल्कि खुद को क्या कहते आए हैं? ये खुद को एक तरह से तैमूरिया कहते ही आगे बढ़े हैं। तो अब इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें थोड़ा मुगलों के अतीत के ऊपर ध्यान डालना पड़ेगा कि ये कौन थे, कहाँ से आए। इतिहास का अजीब प्रश्न है कि हम जिस राजवंश को मुगल राजवंश बोल रहे हैं उसके इतिवृत्तों में कहीं पे भी उनके लिए मुगल शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, और ये खुद को अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम तो तैमूर के वंशज हैं, खानदान तैमूरिया बोलते हैं। आपने फिल्मों में भी सुना होगा, ऐतिहासिक फिल्में होते हैं तो उनमें बोलते हैं कि जैसे वो आपकी कौन सी फिल्म थी, दिलीप कुमार और पृथ्वीराज कपूर की, जिसमें वो अपने आप को पृथ्वीराज कपूर कहते हैं कि खानदान तैमूरिया में ऐसी स्थितियां कभी नहीं हुई कि एक कनीज का रिश्ता
राजघराने के साथ जोड़ा जाए, जैसा भी कोई मुझे थोड़ा बहुत याद था। ये मूल रूप से तातार थे। तातार एक तरह की अ, घुमक्कड़ प्रजाति थी और मध्य एशिया में इनका आवास था। और खानाबदोश, जिसको आप खानाबदोश बोलते हैं, यानी घुमंतु रूप में जीवन जीने वाले थे। और तातार थे, इनके तीन भेद थे, यानी तीन प्रकार थे। एक तो श्वेत तातार, ये वो तातार हैं जो आधुनिक चीन की जो दीवार थी उसके निकट बसते थे और चीनी संस्कृति से प्रभावित थे। दूसरे श्याम यानी काले तातार, और तीसरे जंगली तातार। जंगली तातार तो बिल्कुल, जो शब्द ही आपने जंगली का काम में लिया है, तो बिल्कुल इनसे भी नीचे के संस्कृति स्तर के लोग थे। श्वेत तातारों का आवास चीन की विशाल दीवार के आसपास था और ये चीनी संस्कृति से प्रभावित थे। कौन से तातार? श्वेत तातार, ये ध्यान में रखिए। फिर जो श्याम तातार हैं उनके बारे में देखिए। आधुनिक मंगोलिया के उत्तर भाग में जो तातार रहते थे, ये तो जंगली तातार हैं, इनको तो छेड़ना ही खतरनाक है। सबसे सभ्यता के स्तर में सबसे निम्न और सबसे क्रूर प्रवृत्ति के लोग थे। और जो श्याम या काले तातार थे, इनके दो भेद थे। एक तो इनमें कहलाते थे मंगोल और एक होते थे तुर्क। तो बाबर का जो परिवार था तुर्क था वैसे। अब एक शब्द जोड़ देते, आप देखते हैं कि वो कहते हैं कि वो चगताई तुर्क था। अब चगताई कौन था? चगताई तो तैमूर, वो माफ कीजिए, चंगेज खां का पुत्र था दूसरा, उसको चगताई के नाम किससे जानते हैं हम। तो यहाँ हम इस चीज के ऊपर ध्यान देंगे कि काले या श्याम तातारों के दो भेद हैं, एक मंगोल है, दूसरे कौन से हैं? तुर्क है। जो मंगोलों ने गोबी रेगिस्तान के उत्तरी भाग के ऊपर अधिकार किया, किसने? मंगोलों ने। और ये उत्तरी भाग के ऊपर अधिकार करने वाले मंगोल थे, इनको चंगेज खां का नेतृत्व मिल गया। तो इन्होंने अल्प समय के अंदर ही पूरे मंगोलिया को हिलाकर रख दिया। और उसके बाहर निकले बाद की कहानियां तो आप इतिहास में पढ़ते हैं कि 3 महाद्वीपों को इधर से उधर कर दिया। पूरा उनका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर था वही उन्होंने हिला के रख दिया। और जो ये तुर्क तातार थे, ये गोबी रेगिस्तान के पश्चिम भाग में स्थित जो एशियाई देश थे, इनके ऊपर अपना नियंत्रण किए हुए थे। और जब चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों का उदय हुआ, तो यूं कहिए कि ये जो तुर्क तातार थे वो भी मंगोलों की मार के आगे टिक नहीं सके और उनके या तो गुलाम हो गए और या उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। और चंगेज खां के आक्रमणों के समय ये बाहर के हिस्सों में भी निकलना शुरू हो गए। यहाँ हम चंगेज खां के उदय के पश्चात जो ये तातार तुर्क हैं उनकी स्थिति देखें तो पाएंगे कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। चंगेज खां, जिसको आप क्या बोलते हो, तेमुचीन उसका मूल नाम है, इसने पूरी मध्य एशिया की स्थितियों को ही बदल दिया। जो भी बीच में आया मारा गया। तो ये तातार तुर्क थे वो भी किसके गुलाम हो गए? चंगेज खां के गुलाम हो गए। और 1227 ईस्वी में उसकी मृत्यु तक हम देखें तो, कि जन्म तो उसका 1162 ईस्वी है और 1227 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हुई, उस समय तक आप देखेंगे कि उसने संपूर्ण एशिया महाद्वीप को हिला दिया मंगोलों ने। और पुराने स्थापित राजवंश थे वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गए और जिधर देखो उधर मंगोल ही मंगोल। और इन्हीं मंगोलों के साथ ये जो तातार तुर्क थे वो भी आगे बढ़ रहे थे, जो उनके गुलामों की स्थिति में थे उस जमाने में। और सबसे पहले चंगेज खां ने क्या किया कि मंगोलिया के आसपास के इलाके के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। और ये काले तुर्क थे यानी श्याम तुर्क थे, वो भी मंगोलों की शक्ति के आगे दब गए। और उनकी शक्ति के आगे दबने के पश्चात ये काले तुर्क या श्याम तुर्क जिनको बोलते हैं, वो मंगोलों के गुलामों की हैसियत से आगे बढ़ रहे थे, उनके अधीनस्थ हो गए। ये यूं कह सकते हैं कि ये जो मंगोल थे, इनके सहायक के रूप में उनके विजय अभियानों के हिस्से बने कौन? ये जो आपके काले तातार या जिनको आप श्याम तातार बोलते हैं।
और फिर इन्होंने आगे से आगे मंगोलों के साम्राज्य के प्रसार को बढ़ाया। चंगेज खां की मृत्यु के पश्चात उसका साम्राज्य उसके पुत्रों के अंदर बट गया। उसके 4 पुत्र थे, तो पूरे साम्राज्य को उसके 4 पुत्रों ने बांट लिया। उसका दूसरा पुत्र था जिसको आप चगताई खान कहते हैं। चगताई खान। चगताई खान के प्रभाव क्षेत्र में एक विशाल साम्राज्य आया, जिसमें आजकल का खोतान, कासकर, ताशकंद, यारकंद, बल्ख, बुखारा, बदख्शा, खुरासान, ख्वारिज्म, आपका काबुल, फारस और सिंध, वो आपका हिंदकुश से लेकर सिंधु तक का जो इलाका है, ये किसको विरासत में प्राप्त हुआ? चगताई खान को प्राप्त हुआ। ये देखो लिखा है ना यहाँ पे, आप देखिए कि कासकर, खोतान, यारकंद, ताशकंद, बल्ख, बुखारा, बदख्शा, खुरासान, ख्वारिज्म, फारस, काबुल, कंधार, हिंदकुश से लेकर सिंधु तक के सारे प्रदेश किसको प्राप्त हुए? चगताई खान को प्राप्त हुए। चगताई खान को, और एक विशाल साम्राज्य का ये स्वामी बन गया। बाबर के जो पूर्वज थे ये इसी चगताई खान की अधीनता में थे। किसके अधीनता में थे? चगताई खान के गुलामों के रूप में, उसके सैनिक सहयोगियों के रूप में इनकी पहचान होती थी। इसकी बाबर के वंशजों। फिर 14वीं सदी के आरंभ में आप देखेंगे कि चंगेज खां का के द्वारा स्थापित जो मंगोल साम्राज्य था उसका विघटन आरंभ हुआ, और देखते ही देखते मंगोलों का स्थान किसने ले लिया? तुर्कों ने लेना शुरू कर दिया। और चंगेज खां के राज्य के ऊपर उसके गुलामों के रूप में जो तुर्क थे, उन्होंने धीरे धीरे सत्ता के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। क्योंकि अपने उदय के आरंभ में ये जो तातार तुर्क थे ये चंगेज खां के गुलाम के रूप में रहे। अब प्रश्न ये है कि बाबर अपने आप को चगताई तुर्क क्यों कहता है? इसका कारण ये है कि बाबर के जो पुरखे थे या इसके परिजन लोग थे, इन्होंने तैमूर के दूसरे पुत्र चगताई की अधीनता में अपना जीवन शुरू किया, उसके गुलाम के रूप में, उसके सैनिक अधिकारी के रूप में। इसलिए अपनी आइडेंटिटी के लिए उन्होंने अपने आगे नाम लगाया है किसका? महान खान चगताई का, और ये हो गए चगताई तुर्क। चगताई तुर्क। तो अब तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मंगोल नहीं थे, बल्कि बेसिक प्रजातीय आधार पर देखें तो ये कौन थे? तुर्क थे। और चगताई क्यों कहा गया इनको? तो चगताई कहने के पीछे कारण ये है कि चंगेज खां का दूसरा पुत्र था ना, कौन? चगताई खान, जिसको एक महान खान कहते हैं। क्यों? एक लंबा इलाका, जैसे आजकल का आप खोतान, कासकर, कारा शहर, यारकंद, आपका ताशकंद, बल्ख, बुखारा, ख्वारिज्म, बदख्शा, खुरासान, आपका ईरान यानी फारस, काबुल, कंधार, हिंदकुश और सिंध तक का जो इलाका था, बहुत लंबा इलाका होता है, उसके ऊपर इसकी सत्ता का नियंत्रण था। तो बाबर के पूर्वजों ने चगताई खान के अधीन अपने जीवन की शुरुआत की थी, इसलिए अपने नाम के साथ उन्होंने अपने आप को क्या घोषित किया है? चगताई तुर्क घोषित किया है। तो अब आपके दिमाग में ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि ये मंगोल नहीं थे, बल्कि मूल रूप से ये भी तुर्क ही थे। और जैसा हमने यहाँ देखा कि 14वीं सदी के आरंभ में चंगेज खां का मुगल साम्राज्य विकसित होने लगा, और इस वैक्यूम को भरने का कार्य किसने किया? तुर्कों ने किया। ये वही तुर्क लोग हैं जो एक तरह से किसके सहायक अधिकारी या सैनिक सहायकों के रूप में है? चंगेज खां के पुत्रों में। तो बाबर के जो पूर्वज थे वो चगताई खान के अधीन थे, और उसकी अधीन कमान में होने के कारण ये उनके निकटतम सहयोगी भी रहे। फिर चूंकि धीरे धीरे इन्होंने कई इलाकों के ऊपर अधिकार स्थापित कर लिया, इसलिए ये भी एक शासकीय वर्ग बन गया। और फिर इनके वैवाहिक संबंध भी मंगोलों के साथ हो गए, तो फिर दोनों एक निकटता का आधार तय करने में सफल हो गए। तो चगताई खां के सहयोगी होने के कारण ये जो तुर्क थे, इनको चगताई तुर्क कहा गया। ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिए। तो अब तक आपके समझ में आ गया होगा कि बाबर मंगोल नहीं था, बल्कि मूल रूप से तुर्क था। मैंने बताया ना कि मंगोलिया के इलाके में तातारों की 3 श्रेणियां थी। एक श्वेत तातार,
जो चीन की दीवार के आसपास रहते थे उनको थोड़ा सभ्य माना जाता था, उनके ऊपर चीनी सभ्यता का प्रभाव था। दूसरे थे जंगली तातार जो मंगोलिया के उस हिस्से में रहा करते थे जहाँ पे इन दोनों तातारों का उनसे कोई संपर्क नहीं था। सभ्यता के स्तर में वो बेहद ही निम्नतम थे। अब यूं ही समझ सकते हैं कि वो आदमी का मांस भी बिना किसी झिझक के खा लिया करते थे, और जब भी वो अपने पड़ोसियों के ऊपर हमला करते थे तो बेरहमी से कत्ल करके उनको खा जाया करते थे। उनको जंगली तातार कहा जाता था। और तीसरे थे ये जो श्याम यानी काले तातार। इनके दो भेद थे, इनमें एक मंगोल थे, एक तुर्क थे। मंगोलों का उदय पहले हुआ तुर्कों की सत्ता से। क्यों? कि जो चंगेज का था उसने मंगोलों को एक यूनिटी प्रदान की और देखते देखते पूरे एशिया महाद्वीप के ऊपर अधिकार स्थापित हो गया। जो ये आपके तुर्क तातार थे वो भी चंगेज के गुलाम बन गए, उसके अधीनस्थ हो गए और उसके सैन्य अभियानों में जबरदस्त सहायता उपलब्ध कराई। फिर चंगेज खां का की मृत्यु हुई 1227 ईस्वी में। उस समय उसका विशाल साम्राज्य उसके 4 पुत्रों में बट गया। उसका दूसरा पुत्र जो चगताई खान था उसको आधुनिक रूप में ये कास्कर, खोतान, कारा शहर, बदख्श, खुरासान, आपका बुखारा, समरकंद, सॉरी माफ कीजिए, परगना का जो समरकंद का इलाका ये, और काबुल, कंदार सहित एक लंबा चौड़ा इलाका इसको विरासत में प्राप्त हुआ था। और उसी के अधीन एक गुलाम की हैसियत से बाबर के वंशजों ने अपने जीवन की शुरुआत की है। तो अपने स्वामी के नाम के आधार पर उन्होंने अपने आप को चगताई तुर्क कहा है। तो ये चीज़ आपके समझ में हो गई होगी। और अब है अमीर तैमूर का उदय। जिस तरह मंगोलों के अंदर चंगेज खां का उदय हुआ, वैसे ही इन चगताई तुर्कों के अंदर तैमूर का उदय एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने अपने पूर्ववर्ती अपने मालिक चंगेज खां के दिन वापस से ताज़ा कर दिए कि मंगोल की शक्ति कमज़ोर पड़ी है तो तुर्क भी उनसे कम नहीं है। जैसे जैसे मंगोलों की शक्ति का स्तर कमज़ोर पड़ता जा रहा था, उसी समय तैमूर का उदय होता है और वो 1370 ईस्वी के अंदर समरकंद के सिंहासन पर बैठता है। और लगभग अगले जो 35 साल है वो उसकी विजय यात्रा के साल हैं। और ये एक तरह से यूं कहिए कि जिस तरह चंगेज खां ने एक के बाद एक नए इलाकों के ऊपर विजय प्राप्त की, वैसे ही आपका तैमूर था वो भी आगे बढ़ता चला गया। क्योंकि अब इसकी स्थिति एक महत्वपूर्ण स्थिति थी, तो उसने चंगेज खां के अनेक वंशजों को पराजित किया और अपने अधीन बना लिया। तैमूर की 2 पत्नियां थी, वो भी चंगेज खां के राजघराने से थी। क्योंकि अब इन दोनों नस्लों के बीच में वैवाहिक संबंध हो गए थे और तैमूर की मृत्यु हुई, उसके बाद उसके साम्राज्य का भी विभाजन हो गया एक तरह से। और यूं कह सकते हैं कि साम्राज्य के विभाजन के पश्चात उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था कौन, शाहरुख, मिर्जा शाहरुख जिसको बोलते हैं, इसको समरकंद का इलाका प्राप्त हुआ। फिर इसका एक दूसरा जो पुत्र था कौन, मीरान शाह मिर्जा, उसको आधुनिक अजरबैजान, सीरिया, इराक का इलाका प्राप्त हुआ। कहाँ का? अजरबैजान, सीरिया और इराक का इलाका इसको प्राप्त हुआ। और उसका जो इलाका था उसमें मीरान मिर्जा के पश्चात उसका जो पुत्र था मोहम्मद मिर्जा, वो गद्दी के ऊपर बैठा। इसी मोहम्मद मिर्जा का पुत्र है कौन, आबू सैयद मिर्जा। ये आबू सैयद मिर्जा बाबर का क्या है, दादा है। तो यूं कहो कि तैमूर की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र था कौन, शाहरुख, शाहरुख मिर्जा जिसको बोलते हैं, वो समरकंद का शासक बना। शाहरुख मिर्जा के पश्चात मीरान मिर्जा और उसके पश्चात मोहम्मद मिर्जा, और मोहम्मद मिर्जा का पुत्र कौन हो गया, आबू सैयद मिर्जा। ये आबू सैयद मिर्जा बाबर का दादा और उमर शेख का पिता है। तो आबू सैयद मिर्जा जिस समय मुगलिस्तान में शासन कर रहा था, उस समय मंगोलों की ओर से महान खान यूनुस खान शासन कर रहा था। आबू सैयद मिर्जा और यूनुस खान के बीच में अच्छी मैत्री थी। इसी कारण आबू सैयद मिर्जा के तीनों पुत्रों का विवाह किसके साथ हुआ, यूनुस खान की तीनों पुत्रियों के साथ हुआ। इस तरह तुर्क व मंगोलों में
वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। और जो यूनुस खां मंगोल था उसको महान खान कहा जाता था और उसको मंगोलों का बड़ा नेता माना जाता था। अबू सईद मिर्जा था, वो तुर्कों की तरफ से बड़ा नेता था। दोनों परिवारों में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए और फिर वो एक दूसरे के निकट आ गए। बाबर का पिता था ना कौन, उमर शेख मिर्जा। इसका विवाह जो यूनुस खां मंगोल की पुत्री थी कौन, कुतुल निकार खानम, उसके साथ हुआ था। तो इस तरह से ये दोनों परिवार एक दूसरे के निकट आ गए। अब्बू सैयद मिर्जा था ना, यानी कौन, बाबर का दादा, उसकी मृत्यु के पश्चात उसका साम्राज्य भी उसके पुत्रों के अंदर बट गया। और जो बाबर था उसके पिता को आधुनिक उज्बेकिस्तान की परगना का इलाका प्राप्त हुआ। और यूं कह सकते हो कि अब जो बाबर के कुटुंबी लोग थे, चाचा ताऊ, इनके अंदर भी झगड़ा चल रहा था। और ऐसी स्थिति के अंदर ये परिवार आपस में ही एक तरह से एक द्वंद्व के अंदर उलझ गया। और उमर शेख मिर्जा था, वो फरगना के शासक के रूप में अपनी पहचान इस इलाके में स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। किंतु ये झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसके कारण न तो इसकी अपने भाइयों से बनी और न यूनुस खां मंगोल के पुत्रों से यानी अपने सालों से भी इसकी नहीं बनी। इस वजह से हमेशा ये दुविधाओं में ग्रसित रहा। किंतु जब तक यूनुस खां मंगोल जिंदा रहा तब तक तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उमर शेख मिर्जा की तरफ आंख उठा के देखे, क्योंकि उसका दामाद था वो। किंतु यूनुस खां मंगोल की मृत्यु के पश्चात फिर उमर शेख को भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो बाबर का जन्म आधुनिक जो उज्बेकिस्तान है वो अब इस कुनबे के लिए छोटा पड़ने लग गया और आपस में झगड़े हो रहे थे। तो यूं कह सकते हैं कि अब ये इलाका एक तरह से राजनीतिक अदावतों का केंद्र बन गया था। यहाँ इस इलाके के अंदर आप देखोगे कि एक, जैसे ये तातार तुर चंगेज खां के वंशजों के गुलाम थे ना, तो तैमूर के उदय के पश्चात मंगोल कुछ कमजोर पड़ गए। शुरू में तो जो ये तातार तुर थे वो मंगोलों के गुलाम है, फिर तैमूर ने इन्हें संगठित किया तो फिर मंगोल कमजोर पड़ गए। वहां एक और रेस इस दौड़ में थी, वो थे उज्बेक। या अब यहां आपको तीन ताकतें दिखाई देगी। मंगोल, मंगोल अब कमजोर हैं बिल्कुल, फिर तुर्क, और तीसरे कौन होंगे, उज्बेक। ये तीन ताकतें इस समय मध्य एशिया की राजनीति के अंदर आपको सक्रिय दिखाई देगी। और तीनों ही बाबर के समय मध्य एशिया का शासकीय वर्ग बन चुका था। कौन, उज्बेक। मंगोल तो पहले से ही थे, तुर्क भी पहले से, उज्बेकों ने भी अपनी एक विशेष स्थिति बना ली। और तीनों के अंदर ही एक दूसरे के प्रति अपार घृणा बनी हुई थी, जिस आधार पर ये एक साथ टिक पाना तो इनका मुश्किल कार्य कहा जा सकता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा के अंदर स्पष्ट लिखा है किसके बारे में, मंगोलों के बारे में, कि बेहद ही घटिया प्रजाति के लोग होते हैं, इनके ऊपर विश्वास करना कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जब आपके साथ होते हैं तब भी ये विश्वास नहीं कि आपके साथ रहेंगे। अगर आप इनको साथ लेकर किसी के ऊपर आक्रमण कर रहे हो और सपोज करो कि अगर आप हारने लगे तो ये आपके खेमे को लूट कर भग जाएंगे, और अगर आप जीत रहे हो तो शत्रु पक्ष को लूटने में ये कोई कमी नहीं रखेंगे। तो मंगोलों के प्रति बाबर की अवधारणा कोई बहुत अच्छी नहीं थी और वो घटिया प्रजाति के लोग मानता है। यद्यपि वो मातृ पक्ष की तरफ से खुद भी मंगोल था और पूरे समय में उसके नाना यूनुस खां ने उसके पिता की, फिर बाबर की भरपूर मदद की थी। तो यूं कह सकते हो कि बाबर अपनी मातृपक्ष से मंगोल होते हुए भी उसने मंगोलों की कभी प्रशंसा नहीं की है। और यहां देखोगे कि बाबर का जो पिता था वो पहले तो हमेशा यूनुस खान का सपोर्टर ही रहा, किंतु उसके मन में यूनुस खां के पुत्रों के लिए कभी सम्मान का भाव नहीं था, तो हमेशा द्रोह ही रखता था। और इसी द्रोह का परिणाम ये हुआ कि जब उमर शेख मिर्जा की एक दुर्घटना में मृत्यु हुई, उस समय बाबर छोटी उम्र में ही था, किंतु पिता के साथ संबंध खराब थे उसके मामा के, किसके, महमूद
मंगोल के, तो उसने बाबर के ऊपर आक्रमण किया था। ये दैवीय संजोग था कि उस आक्रमण को पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया जा सका, इसलिए वो उसमें सफल नहीं रहा। और ये समय, इस समय मध्य एशिया में भयानक खून खराबे का दौर कहा जा सकता है। तैमूरिया आपस में लड़ रहे हैं, एक नई शक्ति उज्बेक साथ और जुड़ गई है, और मंगोल पहले से वहां स्थापित है, पर मंगोल अब धीरे धीरे राजनीतिक परिदृश्य में कमजोर पड़ते दिखाई देंगे। बाबर का अपने पितृपक्ष के साथ भी अच्छा संबंध नहीं रहा। इसका कारण ये था कि जो शाहरुख मिर्जा को समरकंद प्राप्त हुआ था, तो बाबर की खाप के जो लोग थे, यानी यूं कह दो कि उमर शेख मिर्जा उसका पिता, उसकी भी हार्दिक अभिलाषा थी कि वो समरकंद का शासक बने, इसलिए वो हमेशा उनसे झगड़े करते रहता था। इस वजह से ये झगड़ा तो बाबर को अपने कुटुंबियों से विरासत में मिला है। पहले तो जो उमर शेख मिर्जा था, वो और उसकी मृत्यु के पश्चात जो उसका पुत्र बाबर था, उसने उस समय के समरकंद के प्रभारी अपने चाचा अहमद के साथ कई झगड़े किए, और इसी की का परिणाम था कि अहमद ने भी उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के पश्चात परगना के ऊपर हमला किया था। बस भी बाबर परगना को बचाने में सफल रह गया, किंतु बाबर ने ही पलटवार करते हुए समरकंद को जीतने का प्रयास भी किया। 3 प्रयास किए, वैसे 5 प्रयास किए, 3 में वो आंशिक रूप से सफल भी रहा। तो ये बाबर के कुनबे की मध्य एशिया की राजनीति की स्थिति हो गई। आप समझ जाएंगे कि जैसे तैमूर था, उसकी मृत्यु के पश्चात समरकंद का इलाका शाहरुख मिर्जा को प्राप्त हुआ, और बाबर का जो दादा था वो ओबे मिर्जा अबेदुल्ला, वो समकालीन मंगोल ताकत यूनुस खान का समकालीन था, उसके साथ उसके अच्छे संबंध थे। इस कारण उसने अपने तीनों पुत्रों का विवाह मंगोल खान यूनुस खान की पुत्रियों के साथ किया। और बाबर का पिता था उमर शेख मिर्जा, वो आधुनिक उज्बेकिस्तान की फरगना घाटी का शासक बना, और ये परगना का इलाका ही बाबर को विरासत के अंदर प्राप्त हुआ है। फिर यहाँ एक नई ताकत उदित हो रही है बाबर के समय मध्य एशिया में, वो है उज्बेक। उज्बेकों ने भी मध्य एशिया की राजनीति में कुछ समय के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। और जिस समय उज्बेकों का उदय हो रहा था, किसके नेतृत्व में? सैबानी खां के नेतृत्व में। उस समय तैमूर के परिजनों की स्थिति कमजोर पड़ती जा रही थी, और एक के बाद एक उसने कई तैमूरियों को पराजित करके एक तरह से मध्य एशिया की राजनीति से तैमूर के परिवार को विदासा कर दिया। और ये उज्बेक भी मूल रूप से तातार ही थे, तुर्कों के समान, और आरंभ में ये भी मंगोलों के गुलाम ही थे, किंतु ये तुर्क और मंगोल दोनों से ही समान घृणा करते थे। न तो ये उज्बेक तुर्कों को पसंद करते थे, और नहीं ये मंगोलों को पसंद करते थे। सैबानी खां इनका, सैबानी खां उज्बेक जिसको बोलते हैं, ये इस उज्बेक जाति का एक बड़ा लीडर हुआ, और इसने तैमूरियों को पूरी मध्य एशिया से भगा भगा के निकाल दिया। सैबानी खां की मृत्यु हुई तब ऐसा लगा, वो लड़ाई के मैदान में मारा गया, घटना आगे आएगी तब बताएंगे, बड़ी रोचक किस्सा है इसका भी। तो ऐसा लगा कि भाई अब तो शायद तैमूरियों के पैर मध्य एशिया में रुक जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसका जो भतीजा था अब्दुल्ला खां उज्बेक, वो भी बड़ा लड़ाका सिद्ध हुआ, और उसने भी फिर तैमूरियों को बुरी तरह से मध्य एशिया की राजनीति से खदेड़ दिया। तो जिस समय अब्दुल्ला खां उज्बेकों की सत्ता का नेतृत्व कर रहा था, बाबर को एक विश्वास हुआ कि शायद अब मैं बच जाऊं मध्य एशिया में, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो भी सैबानी खां की तरह बड़ा आक्रामक सिद्ध हुआ, उसने बाबर को लगभग मध्य एशिया की राजनीति से काट सा दिया। और इसी उधेड़ बुन के अंदर फिर बाबर को सदा सदा के लिए मध्य एशिया छोड़ना ही पड़ा, और तैमूर के खानदान के अनेक जो छोटे छोटे राजवंश थे, वो शासकीय केंद्र थे, उनको उज्बेकों ने मध्य एशिया की राजनीति से बुरी तरह से खदेड़ दिया। और उज्बेकों ने तैमूर के परिवार की पुत्रियों को आपस में जायदाद की तरह बांटा, ऐसा कहते हैं। इसका खुद एक नमूना ये देखिए कि सैबानी खां उज्बेक था, उसने बाबर की बहन थी कौन, खानजादा बेगम, उसको अपने हरम में डाला, और खानजादा बेगम के साथ हमेशा उसने दासी जैसा व्यवहार किया है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी घृणा करता था तैमूर के परिवार से। और
एक कारण ये है कि जिस समय तैमूर की शक्ति का उदय हो रहा था ना, तो इन तैमूरियों ने भी इन उज्बेकों के साथ बहुत बेरहमी का व्यवहार किया था। इस वजह से उज्बेकों के मन में तैमूरियों के प्रति कोई अच्छी धारणा नहीं थी, और इसी भयानक अत्याचार के कारण जब उज्बेक सत्ता के शक्ति पक्ष में मजबूत सिद्ध हुए, तो उन्होंने फिर मुगलों के ऊपर, सॉरी माफ कीजिए, तैमूरियों के ऊपर इस तरह का व्यवहार प्रस्तुत किया है। और इन्हीं उज्बेकों के कारण बाबर को भागकर आधुनिक जो अफगानिस्तान है इसके काबुल के इलाके में शरण लेनी पड़ी, किंतु ये इलाका भी उनके लिए मुनासिब नहीं था, क्योंकि यहाँ के मूल बासिंदे भी उनको एक लुटेरा समझते थे, और इसी कारण उनको इस इलाके के अंदर वो जो एक आत्मसम्मान प्राप्त होता है वो नहीं प्राप्त हो रहा था, क्योंकि लुटेरों की एक टैग उनके ऊपर लगी हुई थी। और ये इलाका चूंकि आर्थिक दृष्टि से भी कोई संपन्न इलाका नहीं था, तो बाबर की कोशिश थी कि जैसे ही उसको मौका मिले वो मध्य एशिया की तरफ बढ़े। मगर मध्य एशिया में तो जब उज्बेकों का उथल पुथल का दौर चला, तब उसने सदा सदा की सोच लिया कि हम मध्य एशिया में नहीं जा सकते, क्योंकि एक तो जो सियाओं का ईरान का साम्राज्य है वो, और उज्बेक उसको मध्य एशिया में नहीं बढ़ने देंगे। तो फिर उसने भारत के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। अब यहाँ थोड़े से प्रश्न परीक्षा उपयोगी डालें जो आए हुए हैं। एक तो ये, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर चगताई तुर्क था। मैंने इसकी अच्छे से व्याख्या कर दी, आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो ये आप सभी को पता है कि अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। ये भी एक प्रश्न आया कि मुगलों की मातृभाषा तो तुर्की थी, किंतु राजकीय भाषा क्या थी, फारसी थी। अब मातृभाषा तुर्की थी, फिर फारसी क्यों? इसका कारण ये था कि दिल्ली सल्तनत के समय राजकीय भाषा फारसी चली आ रही थी, इसलिए यथावत फारसी रखी गई, और मुगल सम्राट मोस्टली तुर्की और फारसी दोनों के ही अच्छे जानकार थे। फिर सम्राटों के शासन के क्रम में भी कई बार प्रश्न पूछा गया, तो सबसे लंबे समय के लिए अकबर ने 49 वर्ष 8 माह और 11 दिन शासन किया है। और उसके पश्चात आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पर किसका शासन आएगा? औरंगजेब का आएगा, जिसने 48 वर्ष 7 माह और 11 दिन तक शासन किया है। और सबसे कम शासन करने का समय मिला है किसको? रफीउद्दाज को। ये टीबी का पेशेंट था, इसलिए 3 महीने और 7 दिन के बाद ही इसकी मृत्यु हो गई थी, तो सिंहासन से हटा दिया गया था। यहाँ ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आया हुआ था, हिंदू माताओं की मुगल सम्राट जो संतान है उनके बारे में। तो जहांगीर और शाहजहां ये हिंदू माता की संतानें कही जाती है पूर्व में, और उत्तर मुगल काल के अंदर बहादुर शाह प्रथम, अहमद शाह, बहादुर शाह द्वितीय हिंदू माताओं की संतान के रूप में जाने जाते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे गए, तो उनको यहाँ पर डाला गया है। और अब हम आते हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के परिचय के बारे में। तो ये तो उसकी पृष्ठभूमि का परिचय था। तो बाबर का मूल नाम आप देख सकते हैं कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिसका जन्म 14 फरवरी 1483 में आधुनिक जो ट्रांस ऑक्शियाना की परगना है, यानी आज के उज्बेकिस्तान की परगना वैली, उसके अंदर हुआ था। और इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो यूनुस खान मंगोल का दामाद था। और इस ग्रेट खान की वजह से ही उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया की राजनीति में टिका रहा। वास्तविक रूप से उसके खुद के संसाधन काम नहीं कर रहे थे, मगर यूनुस खान का दामाद होने के कारण उसको एक प्लस पॉइंट था कि उसको हमेशा मंगोलों से सहायता प्राप्त होती रही। इसकी माता का नाम कुतुल निकार खानम था, और इसकी नानी थी वो एहसान दौला बेगम थी, जो एक बुद्धिमान महिला मानी जाती है। जब बाबर के पिता की मृत्यु हुई थी और बाबर के चाचा और मामा ने बाबर के ऊपर आक्रमण किया था, तब इसने काफ़ी सपोर्ट किया था बाबर को परगना के अंदर स्थापित करने में। और नाना का नाम आप सभी को पता है कि यूनुस खान मंगोल है। यहाँ आप देखिए कि बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का वंशज था, 5वां वंशज, और मातृपक्ष की तरफ से वो महान खान चंगेज खान के 14वें वंशज का प्रतिनिधित्व करता था। इस तरह हम कह सकते हैं कि वो तुर्क और मंगोल प्रजाति का मिश्रण था। तो यूं कह सकते हो कि
उसमें तुर्कों जैसी गतिशीलता थी, बौद्धिक स्थिरता थी, और मंगोलों जैसी युद्ध की चपलता थी, जो विपरीत परिस्थिति में कैसी भी स्थिति से अपने आप को ढालने में सक्षम था। तो ये दो रक्तों का सम्मिश्रण है, और दोनों ही मध्य एशिया की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका रखने वाली जातियां हैं। कौन? तुर्क और मंगोल। तो ये अब तक का जो हमने जो आधार देखा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये, मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, इनको चगताई तुर्क क्यों कहते हैं। एक्चुअल में इन्होंने खुद ने तो कहीं पे भी अपने आप को मंगोल नहीं, वो मुगल नहीं कहा है, बल्कि आधुनिक इतिहासकारों में, खासकर अंग्रेज इतिहासकारों ने इनके लिए मंगोल शब्द का प्रयोग कर लिया, चंगेज खां के निकटतम होने के कारण, शादी के कारण। जबकि चगताई तुर्क क्यों कहते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिए। चंगेज खां का दूसरा पुत्र था ना, कौन? चगताई खान। उसके अधीन बाबर के पूर्वजों ने अपने जीवन की शुरुआत की उनके गुलामों के रूप में। फिर जब मंगोलों की ताकत कमजोर पड़ने लगी तो तुर्कों ने मंगोलों का स्थान प्राप्त कर लिया। क्योंकि ये शुरुआत में चगताई खान का इलाका पता है ही आपको, खासकर खोतान, कारा शहर, आपका ये फारस, काबुल, कंधार, ख्वारिज्म, खुरासान, ये सारा इलाका हिंद कुश से सिंधु नदी तक का पूरा उसी के प्रभाव क्षेत्र में था। उसको भी महान खान कहते हैं। तो उसके गुलामों ने अपने महान मालिक के नाम को अपने आगे रखा, इसलिए इनको आप चगताई तुर्क कहते हैं। ये मंगोल नहीं माने जाएंगे किसी भी सूरत में। ये बहुत बड़ा कंफ्यूज रहा आज तक। तो ये आप देख लें, और ये खुद को अपने इतिवृत्तों में खानदान तैमूरी कहते आए हैं। फिर बाबर के उदय से पूर्व की मध्य एशिया की स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 साम्राज्य हैं मध्य एशिया में। एक का नेतृत्व कर रहे हैं उज़्बेक, जिनका आधार ट्रांस ऑक्शियाना के ऊपर है। ये वही इलाका है जहाँ पे तैमूर के वंशज रह रहे हैं ना। तो ये एक प्रबल आवेग की तरह बढ़े हैं शैबानी खां और अब्दुल्ला खां उज़्बेक के नेतृत्व में, और तैमूरियों को बिल्कुल बैकफुट के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। दूसरा जो साम्राज्य था, जिसको उस्मान अली बोलते हैं, ये आधुनिक तुर्की और सीरिया के इलाके के ऊपर काबिज था। तुर्की और सीरिया। और तीसरे जो थे लोग, ये इस तरह से मानो कि तैमूर के वंशज हो गए, जो इस समय कमजोर स्थिति के अंदर है। यहां ये देखेंगे कि ये जो आपके उस्मान अली है, ये तो मोस्टली क्या है, एक तरह से शिया है। और ये जो आपका बाकी कुनबा है किनका, तैमूर का, ये कौन से, सुन्नी मुसलमानों के रूप में जाएंगे। जहां पर सफ़ी शिया हैं, ये एक तरह से सुन्नियों के कट्टर दुश्मन है, और साथ साथ ये उज़्बेकों के भी दुश्मन है। तो 3 ताकतें हो गई, एक तैमूर के परिवार की यानी तैमूर या तुर्क, एक उज़्बेक, और एक ये जो सफ़ी लोग हैं जिनका सीरिया ईरान के ऊपर साम्राज्य का प्रभाव क्षेत्र है। तो ये आपस में ही एक तरह से मध्य एशिया की राजनीति में जोर आजमाइश कर रहे हैं। इस समय तैमूरियों की स्थिति है वो कमज़ोर मानी जाएगी, और उज़्बेक और ये जो सफ़ी लोग हैं, ये प्रभाव इस क्षेत्र में मजबूत होंगे। तैमूरियों का सबसे बड़ा जो विरोध था वो उज़्बेकों से था, और उज़्बेकों का नेता था ना कौन, शैबानी खां। इसने बाबर को एक बार नहीं कई बार पराजित किया, और अंततः बाबर ने इस शैबानी खां के डर से ही मध्य एशिया छोड़ा। शैबानी खां जब सफ़ियों से लड़ता हुआ मारा गया, तब बाबर को एक आस बंधी कि शायद मैं मध्य एशिया में वापस आ सकता हूं। किंतु शैबानी का भतीजा अब्दुल्ला खां उज़्बेक इतना आक्रामक सिद्ध हुआ कि बाबर को उसने टिकने नहीं दिया। तो बाबर फिर सदा सदा के लिए मध्य एशिया छोड़कर निकल गया। और इसके परिवार की जो आपसी फूट थी, इसी का कारण था कि तैमूरी कभी एक जगह नहीं हो पाए, और उज़्बेकों ने एक के बाद एक दौड़ा दौड़ा कर उनको मध्य एशिया से बिल्कुल हटा सा दिया। किंतु उज़्बेकों की ताकत भी लंबे समय तक नहीं टिकी, और अब्दुल्ला खां उज़्बेक के बाद वो भी डाउनफॉल में आते हैं, और उनके भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। पर बाबर को ट्रांस ऑक्शियाना से निकालने में शैबानी खां और उसके भतीजे अब्दुल्ला खां ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ उज़्बेकों के साथ ये जो मंगोल खान है, इनकी भी इस तैमूर के इलाके ट्रांस ऑक्शियाना के ऊपर नजर रहती थी। किंतु मंगोल खान इतने प्रभावी स्थिति में नहीं बन पाए जितने कि ये उज़्बेक लोग थे। और इसका कारण ये था
कि ये जो समरकंद था, इसके ऊपर सबकी निगाहें रहती थी। कारण ये था कि तैमूर ने अपने जीवन काल में समरकंद को सांस्कृतिक दृष्टि से इतना संपन्न बना दिया कि वो जिधर भी गया तो लूट का सारा माल इकट्ठा करके वहां लेके आया, जिधर भी गया उसने गुलाम बना के कारीगरों को वहां लेके आया, जिधर भी गया उसने जितने भी विद्वान लोग थे उनको समरकंद में स्थापित कर दिया। तो ये समरकंद मध्य एशिया की सांस्कृतिक गतिविधियों का सबसे सुंदर केंद्र था। तो ये कहा जाता था कि जो समरकंद का शासक हो वो एक तरह से ऐश्वर्यशाली मध्य एशिया का शासक माना जाता है। तो सबकी निगाहें किसके ऊपर थी? समरकंद के ऊपर टिकी हुई थी और 140 सालों तक ये तैमूरियों की राजधानी रह चुका था। अब हम देखते हैं कि बाबर के पिता की मृत्यु और बाबर का राज्यारोहण। देखिए, बाबर का पिता था ना कौन? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा बड़ा झगड़ालू किस्म का इंसान था, न तो उसकी अपने भाइयों से बनी न अपने सालों से बनी, इसलिए वो एक अलग ही धुन में रहने वाला व्यक्ति था और गाए बगाए वो अपने भाइयों के इलाकों के ऊपर कब्जा कर लेता था। किंतु तीनों भाई, इसके 3 भाई थे खुद सहित, वो यूनुस खां के दामाद थे, तो यूनुस खां बीच बचाव में पड़ के तीनों को समझा देता था, तो वो एक तरह का बचाव हो जाता था। यूनुस खां की मौत के बाद फिर इसके सालों ने यानी बाबर के मामाओं ने और चाचाओं ने कई बार उमर शेख के ऊपर हमला किया, पर लड़ाकू प्रवृत्ति का आदमी था। बाबर खुद अपनी आत्मकथा में लिखता है कि नाटे कद के थे मेरे पिता, और वो जो टंग बांधते थे ना, बेल्ट बोलते हो आप पेट के ऊपर, कि वो कई बार तो घोड़े पर बैठते हुए इतना टाइट बांधते थे और इतनी ताकत थी कि जोश आ जाता था। घोड़े के जो पागड़े होते हैं, जो क्या बोलते हैं उसका आप, जिनसे पैरों को डाल के रखते हैं, उन पे लड़ाई में खड़े होते कई बार उनका तंग टूट जाया करता था। इसका मतलब आदमी तो झगड़ालू प्रवृत्ति का था। और कबूतर उड़ाने का बड़ा शौक था, इसलिए कबूतर पाल के रखता था। और एक दिन ऐसे ही इन कबूतरों को उड़ाते हुए जो किले की सफील थी उसके ऊपर आपकी लकड़ी का पिंजरा लगा हुआ था जिसमें कबूतर थे, तो उनको निकालने के लिए पिंजरे को पकड़ के ऊपर चढ़ा। संजोग कहिए कि एक तो हवा बहुत तेज चल रही थी, बाबर की आत्मकथा का वर्णन है ये, और कुछ वो दड़बा पुराना था, तो वो एकदम से टूटा। टूटते ही वो नीचे खदान में जाके गिरा। कम से कम कोई 40 हाथ गहरी खदान थी, यानी सफील के नीचे का हिस्सा, उसमें उसके पिता की मृत्यु हो गई। उमर शेख की जब मृत्यु हुई उस समय बाबर की उम्र कोई 11 वर्ष के आसपास थी, और ऐसी विपरीत परिस्थिति के अंदर बाबर परगने के सिंहासन पर बैठा, किंतु उसके पिता की जो विरासत थी वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। जैसे ही उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हुई, तो चूंकि उमर शेख झगड़ालू प्रवृत्ति का था, तो बाबर का जो चाचा था कौन, महमूद, उसने और उसके मामा अहमद ने इसके ऊपर आक्रमण करने का निश्चय किया। किंतु बाबर की जो नानी थी ना कौन, एहसानुद्दौला बेगम, जिसको अपन ने पढ़ा है, उसने बाबर की भरपूर मदद की। इसी कारण बाबर अपने साम्राज्य को बचाने में सक्षम हो सका। किंतु ये स्थितियां ज़्यादा दिन तक नहीं चली। बाबर को फिर उज़्बेकों के उदय के साथ ही मध्य एशिया की राजनीति से निकलना पड़ा। उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के तत्काल पश्चात उसके चाचा अहमद मिर्जा ने, जो समरकंद का और बुखारा का शासक था, परगना के ऊपर आक्रमण किया। इसके साथ ही बाबर का जो मामा था महमूद, उसने भी बाबर के ऊपर आक्रमण किया। किंतु एक तो संजोग ये कहिए कि उसकी जो नानी थी उसने बाबर की विरोधियों को कंट्रोल में किया, और एक जब अहमद मिर्जा और महमूद का आक्रमण हुआ उस समय घोड़ों की बीमारी बहुत फैल गई थी, इसलिए इन्होंने समरकंद की तरफ आने का, माफ कीजिए, परगने की तरफ आने का दुस्साहस नहीं किया, क्योंकि प्रतिदिन सैकड़ों घोड़े मर रहे थे। तो उस महामारी ने इसे बचाया और इसी कारण बाबर अपने पैतृक साम्राज्य की रक्षा करने में सफल हो गया। और अंततः बाबर उज़्बेकों के द्वारा मध्य एशिया की राजनीति से निकाला गया। आगे की क्लास में हम बाबर की आगे की घटनाओं का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।